जो गलत 3 बेटियों के साथ हुआ उसका हिसाब होगा और उन्हें वही न्याय मिलेगा जो उनका अधिकार है। उज्जैनी की भोर कभी चुप नहीं रहती। जब भी सूरज की पहली किरण शिप्रा के पानी को छूती है, पूरा शहर एक सांस में जाग उठता है। महाकाल मंदिर की घंटियां, घाट पर नहाने वालों की आवाजें, बाजार में पहली दुकान खुलने की आहट और उन सब के ऊपर राजमहल की ऊंची बुर्जों पर हवा में लहराता ध्वज। ये शहर सोता भी है तो आंख खुली रखकर। पर उस सुबह जब 3 औरतें एक दूसरे का हाथ थामे राजद्वार की ओर बढ़ रही थीं, शहर की उस रोजमर्रा की आवाज में कहीं एक दर्द घुला हुआ था। वो दर्द किसी और की नजर में ना आए, पर विक्रम की नजर में आ गया। राजा विक्रमादित्य उस सुबह दरबार से पहले अपने बगीचे में टहल रहे थे। उनकी पुरानी आदत थी सूरज उगने से पहले एक बार अकेले बाहर निकलना, बिना पहरेदार, बिना सेवक। वे कहते थे कि राजा को कभी कभी आम इंसान की तरह हवा खानी चाहिए, वरना दिमाग में सिर्फ सिंहासन बचता है, आंखों में इंसान नहीं। बगीचे में उस वक्त सिर्फ फूलों की महक थी और कहीं दूर एक पक्षी का गीत। विक्रम उस शांति में चल रहे थे जब उनकी नजर राजद्वार की तरफ गई। वहां 3 स्त्रियां खड़ी थीं, एक बूढ़ी, एक अधेड़, एक जवान। तीनों के माथे पर सिंदूर नहीं था, पर आंखों में वो थकान भी नहीं थी जो आमतौर पर टूटे हुए लोगों की आंखों में बस जाती है। इन तीनों की आंखें जल रही थीं, गुस्से से, अपमान से और किसी ऐसे दर्द से जो रात भर रोने के बाद भी खत्म नहीं होता। पहरेदार उन्हें रोक रहा था और कह रहा था कि दरबार अभी खुला नहीं है। औरतें हट नहीं रही थीं। विक्रम ने पहरेदार को हाथ से रुकने का इशारा किया और खुद उन तीनों के पास चले गए। विक्रम ने पास जाकर उनसे पूछा कि वे कौन है और इतनी सुबह यहां क्यों आई हैं। बूढ़ी औरत ने, जिसका नाम सुमित्रा था, आगे बढ़कर हाथ जोड़े। उसने कहा कि वो उज्जैनी के सबसे पुराने मोहल्ले भट्टारक कुंज की रहने वाली है और वे तीनों, वे खुद, उसकी बड़ी बेटी कमला और छोटी बेटी लेवा 3 रातों से न खाई हैं न सोई हैं। कारण ये था कि उनके घर पर एक ऐसा अन्याय टूट पड़ा है जिसका इलाज न काजी के पास है न मंदिर के पुजारी के पास, सिर्फ राजा के पास है। विक्रम ने उन्हें भीतर आने को कहा। दरबार तब तक खुला नहीं था, इसलिए वे एक छोटे बैठक कक्ष में बैठे जहां सिर्फ 2 दीपक जल रहे थे और कोने में एक मिट्टी के घड़े में रात के बचे फूल धीरे धीरे मुरझा रहे थे। तीनों औरतें बैठ गईं, पर उनकी पीठ सीधी थी, झुकी नहीं। विक्रम ने महसूस किया कि ये औरतें टूटी नहीं हैं, बस रोकी गई हैं, और जो रोका जाता है वो एक दिन और जोर से बहता है। सुमित्रा ने बताना शुरू किया। उसकी आवाज पहले थोड़ी लड़खड़ाई, फिर संभल गई। उसके पति का नाम रामनाथ था, जो धागे कपड़े का व्यापार करते थे और 10 साल पहले एक बीमारी में चल बसे। उनके जाने के बाद सुमित्रा ने अकेले 3 बेटियों को पाला, कमला, रेवा और सबसे छोटी उर्वशी। उर्वशी की शादी 2 साल पहले शहर के एक प्रतिष्ठित सेठ के बेटे रतनलाल से हुई थी। शादी ठीक ठाक हुई थी, दहेज भी जितना बन सका दिया था, मांग से थोड़ा कम पर दिल से ज्यादा। पर उसके बाद से उर्वशी की जिंदगी नरक बन गई। रतनलाल के घर में उर्वशी को रोज ताना मिलता था कि उसके घर वालों ने ज्यादा दहेज नहीं दिया। उसकी सास कहती थी कि एक गरीब की बेटी को इतना अच्छा घर मिला है, इसकी खुशी मनानी चाहिए। उर्वशी ने सहा, चुप रही, घर को घर बनाने की कोशिश करती रही। फिर एक दिन रतनलाल ने घर आकर ऐलान किया कि वो उर्वशी को छोड़ना चाहता है और शहर के एक धनी सेठ की बेटी से शादी करना चाहता है जो और भी ज्यादा दहेज लाएगी। उर्वशी ने विरोध किया। उसने कहा कि उसने कोई गलती नहीं की, कि वो इस घर की बहू है और कहीं नहीं जाएगी। रतनलाल ने उसे सबके सामने मारा, अपने पिता के सामने, घर के बाकी लोगों के सामने, और कहा कि वो घर छोड़ दे। उर्वशी भागकर मां के पास आई। सुमित्रा ने न्याय मांगने की कोशिश की, पहले पंचायत में, फिर मोहल्ले के मुखिया के पास, फिर नगर के काजी के पास। हर जगह एक ही जवाब मिला कि पति का हक बड़ा होता है, औरत को समझौता करना चाहिए। काजी ने तो ये तक कह दिया कि उर्वशी को अपनी मांग कम करनी चाहिए और रतनलाल को मनाने की कोशिश करनी चाहिए, जैसे मार खाना उसकी अपनी गलती हो। और रतनलाल का बाप, जिसका नाम था हरिदत्त सेठ, शहर का एक बड़ा नाम था, दानी आदमी, मंदिर बनवाने वाला, उत्सवों में पैसे लुटाने वाला। उसके सामने 3 गरीब औरतें कहीं नहीं टिकती थीं। विक्रम चुपचाप सुनते रहे। उनके चेहरे पर वो ठंडापन नहीं था जो राजाओं का हथियार होता है। भीतर से वो पहले से ही समझ चुके थे कि ये मामला सिर्फ एक बेटी का नहीं है, इसकी जड़ें कहीं और हैं, और वे जड़ें जमीन में गहरी धंसी हैं। उन्होंने सुमित्रा से पूछा कि क्या बस यही हुआ है या और भी कुछ है। सुमित्रा ने एक पल रुककर अपनी बड़ी बेटी कमला की तरफ देखा। कमला ने आंखें नीची कर लीं, पर बोली। उसकी आवाज में एक अजीब सी दृढ़ता थी,
जैसे उसने ये बात कहने का फैसला बहुत पहले किया हो पर जगह नहीं मिली थी। उसने कहा कि उर्वशी की बात तो है ही, पर उससे पहले उसके साथ भी कुछ हुआ था जो उसने अब तक किसी को नहीं बताया था। 2 साल पहले कमला की भी शादी तय हुई थी एक व्यापारी से, जिसका नाम माधव दास था। सब ठीक था, लड़का भी पसंद था, परिवार भी ठीक दिखता था, रिश्ता भी अच्छा लग रहा था। घर में महीनों बाद खुशी आई थी। कमला ने नई साड़ी खरीदी थी, सुमित्रा ने पड़ोसियों को मिठाई बांटी थी। पर शादी से ठीक 1 हफ्ते पहले माधव दास ने खबर भिजवाई कि उसकी शादी कहीं और तय हो गई है। कारण बताया गया कि सुमित्रा के घर की हैसियत कम है। माधव दास का बाप वही हरिदत्त सेठ था, रतनलाल का बाप। कमला ने रुककर कहा कि वो ये सोचकर चुप रही कि किस्मत ऐसी होगी, पर जब उसने देखा कि उसकी बहन उर्वशी के साथ भी उसी घर ने वही किया तो उसे लगा कि ये किस्मत नहीं, ये एक तरीका है। गरीब घरों की लड़कियों को जरूरत के वक्त इस्तेमाल करो, फिर रौंद दो। विक्रम ने अब छोटी बेटी रेवा की तरफ देखा। रेवा अभी तक चुप थी। वो तीनों में सबसे कम उम्र की थी, शायद 17 या 18। उसका चेहरा छोटा था, पर उसमें वो चोट थी जो अभी ताजी थी, रात भर की। उसकी आंखें लाल थीं, रोने से नहीं, जागने से। विक्रम ने धीरे से पूछा कि वो क्या कहना चाहती है। रेवा ने सीधे आंख मिलाकर कहा कि उसकी बात तो अभी हुई है, कल शाम। हरिदत्त सेठ का तीसरा बेटा भवानी दास, जो शहर में एक छोटा सा कपड़े का काम चलाता है, उसने उसे काम देने का प्रस्ताव दिया था। घर में खाने के लाले थे, माँ बीमार थी, इसलिए रेवा काम करने गई। भवानी दास ने उससे बदसलूकी की। जब रेवा ने विरोध किया और बाहर जाने की कोशिश की तो उसने उसका रास्ता रोका और धमकी दी कि अगर उसने मुंह खोला तो वो शहर में ऐसी बात फैला देगा कि रेवा का नाम हमेशा के लिए बर्बाद हो जाएगा। रेवा ने कहा कि वो उस धमकी से नहीं डरी। उसने उसे धक्का दिया और बाहर निकल आई। सीधे घर आई, माँ को बताया और फिर तीनों मिलकर रात को निकल पड़ी, क्योंकि अब और चुप रहना उन्हें मंजूर नहीं था। कमरे में कुछ देर के लिए खामोशी रही। दीपक की लौ कांप रही थी। विक्रम ने उठकर खिड़की की तरफ देखा। बाहर सूरज चढ़ रहा था, रोशनी फैल रही थी और शहर अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में डूबा जा रहा था। उन्होंने मन में सोचा कि ये शहर बाहर से कितना सुंदर दिखता है और भीतर से कितनी परतें हैं जिनमें लोग दबे पड़े हैं, चुपचाप, अकेले। उन्होंने मुड़कर तीनों की तरफ देखा और कहा कि उन्होंने जो कहा वो सुना गया, पूरा ध्यान से। उन्होंने ये भी कहा कि हरिदत्त सेठ का नाम उन्होंने पहले भी सुना है और ये पहली बार नहीं है कि उस घराने की ओर उंगली उठी हो, पर हर बार उंगली उठाने वाले डर गए या खरीद लिए गए। उन्होंने तीनों की आंखों में देखकर कहा कि इस बार ऐसा नहीं होगा। सुमित्रा की आंखें भर आईं। उसने कांपती आवाज में पूछा कि क्या सच में न्याय मिलेगा। विक्रम ने मुस्कुराते हुए कहा कि न्याय देना उनका धर्म है और जिसने इन 3 बेटियों के साथ जो किया है उसे ये याद दिलाना उनका फर्ज। दरबार खुला तो विक्रम पहले से तैयार थे। उन्होंने अपने 2 विश्वस्त सेवकों को, जयंत और प्रताप को, अलग अलग काम सौंपे। जयंत को हरिदत्त सेठ की सारी संपत्ति, व्यापार और पिछले 5 साल के सौदों का लेखा जोखा निकालने को कहा, बिना किसी को ये जताए कि ये राजाज्ञा से हो रहा है। प्रताप को शहर के उन लोगों से बात करने भेजा जो हरिदत्त के इलाके में रहते हैं, खासकर उन लोगों से जो उसके व्यवहार से परेशान रहे हों पर बोले ना हो। ये राजनीति का पहला कदम था, जानकारी इकट्ठा करना, बिना शोर मचाए, बिना हाथ दिखाए। इधर हरिदत्त सेठ के घर में उस सुबह एक अलग ही हलचल थी। हरिदत्त का सबसे बड़ा बेटा माधव दास जब बाजार से लौटा तो उसने अपने बाप को बताया कि शहर में अफवाह उड़ रही है कि 3 औरतें राजद्वार पर गई थीं और राजा ने उन्हें अंदर बुलाया। हरिदत्त के माथे पर पसीना आया, हालांकि सुबह ठंडी थी। उसने माधव दास से कहा कि जाकर पता करें कि ये औरतें कौन थीं और उन्होंने क्या कहा। माधव दास ने जवाब दिया कि उसे पहले से पता है, वे सुमित्रा की बेटियां थीं। हरिदत्त ने एक पल के लिए आंखें बंद की, फिर खोली और लंबी सांस लेकर कहा कि घबराने की जरूरत नहीं। राजा के दरबार में उसके कई जानने वाले हैं और एक गरीब औरत की बात पर राजा इतनी आसानी से किसी बड़े सेठ को परेशान नहीं करेगा। उसने रतनलाल को बुलाया और कहा कि चुप रहे, कुछ बोले नहीं और काजी से मिलकर आए। हरिदत्त के मन में एक आत्मविश्वास था, वो आत्मविश्वास जो दशकों की धाक से आता है, लेकिन वो नहीं जानता था कि इस बार उसका सामना एक ऐसे राजा से था जिसने कभी पैसे के आगे आंखें नहीं झुकाई थी। शाम को जयंत वापस आया तो उसके हाथ में एक बही थी।
5 साल के सौदों का विवरण। उसने बताया कि हरिदत्त सेठ के व्यापार में खास पैटर्न था। वो अक्सर गरीब व्यापारियों से उनकी जमीन या दुकान बेहद कम दाम पर खरीदता था जब वे मुसीबत में होते थे, और मुसीबत में आने की एक वजह खुद हरिदत्त होता था। वो पहले उनके काम में रोड़े अटकाता, सप्लाई रोकता या उनके ग्राहकों को अपनी तरफ खींचता। जब वे आदमी टूट जाते तो हरिदत्त बचाने का नाटक करता और उनकी संपत्ति औने पौने दाम पर हड़प लेता। ये खेल इतनी चालाकी से खेला जाता था कि कोई सीधे कुछ कह नहीं सकता था। प्रताप की रिपोर्ट और भी दिलचस्प थी। उसने बताया कि भट्टारक कुंज के एक बुजुर्ग व्यापारी गोपाल दास अभी भी कहते हैं कि हरिदत्त ने उनकी बेटी की शादी में भी यही खेल खेला था। पहले रिश्ता जुड़वाया, परिवार में उम्मीद जगाई, फिर बिना कारण बताए रिश्ता तोड़ दिया और बदले में उनकी जमीन पर कब्जा कर लिया। गोपाल दास तब बहुत बीमार थे और लड़ने की हालत में नहीं थे। उनकी बेटी आज भी कुंवारी थी, उम्र के उस पड़ाव पर जहां शहर की नजरें तरस से ज्यादा सवाल करती हैं। विक्रम ने यह सब सुनकर आंखें बंद की। जो तस्वीर बन रही थी वो किसी एक पारिवारिक विवाद की नहीं थी। ये एक ऐसे आदमी की कहानी थी जिसने दान और इज्जत की चादर ओढ़कर पूरे शहर को ठगने का धंधा बना रखा था, और जिस चीज को वो सबसे ज्यादा हथियार की तरह इस्तेमाल करता था वो थी गरीब घरों की बेटियां, उनकी उम्मीदें, उनके सपने, उनकी इज्जत। इन सब का इस्तेमाल सौदे की चिप की तरह होता था। जब काम आया इस्तेमाल किया, जब नहीं आया तोड़ दिया। विक्रम ने जयंत को एक और काम सौंपा। उन्होंने कहा कि काजी को कल दरबार में बुलाया जाए, औपचारिक रूप से, पूरे सम्मान के साथ। जयंत ने पूछा कि किस बात के लिए। विक्रम ने शांत आवाज में कहा कि न्याय की परीक्षा के लिए, ये देखने के लिए कि जब एक गरीब की बेटी काजी के पास गई थी तो काजी ने उसे क्या जवाब दिया था। रात हुई तो राजमहल में दीपक जले। विक्रम छत पर बैठे थे। शिप्रा के किनारे दूर दूर तक नावें थीं और नाविकों के गीत हवा में तैर रहे थे। उज्जैनी सो रही थी, बेफिक्र, अनजान। पर इस शहर की नींव में कुछ ऐसा था जिसे विक्रम अब हिलाने वाले थे, और वो हिलाना बहुत जरूरी था। उन्होंने सोचा कि हरिदत्त जैसे लोग इसलिए नहीं बचते कि वे चालाक होते हैं, वो इसलिए बचते हैं क्योंकि जो उनके सामने टूट जाते हैं वे चुप हो जाते हैं, और जो चुप हो जाते हैं उनकी खामोशी को ये लोग अपनी जीत समझ लेते हैं। पर सुमित्रा और उसकी बेटियां नहीं टूटी थीं, और यही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। दूसरे दिन की सुबह दरबार में एक असामान्य शांति थी। मंत्री, सेनापति, काजी सब अपनी अपनी जगह बैठे थे। बाहर से महाकाल की घंटियों की गूंज आ रही थी, जैसे शहर की आत्मा जानती हो कि आज कुछ अलग होने वाला है। विक्रम ने सुमित्रा, कमला और रेवा को दरबार में बुलवाया। तीनों आईं, सादे कपड़ों में, बिना किसी साज सज्जा के, बिना किसी रुआब के, पर उनका सिर ऊंचा था। हरिदत्त सेठ को भी बुलाया गया था। वो दरबार में आया तो उसके साथ उसके दोनों बड़े बेटे माधव दास और रतनलाल थे। हरिदत्त ने अपना सबसे अच्छा कुर्ता पहना था, बनारसी, जरी वाला। उसके चेहरे पर वो आत्मविश्वास था जो पैसे से आता है, वो आत्मविश्वास जो अक्सर लोगों को ये भुला देता है कि राजा के दरबार में पैसा नहीं, सच बोलता है। विक्रम ने दरबार शुरू करते हुए कहा कि आज यहाँ 3 स्त्रियों की बात सुनी जाएगी, पूरे धैर्य से, पूरे सम्मान के साथ। जो कोई भी इस दौरान बीच में बोलेगा उसे दरबार से बाहर किया जाएगा। ये उन्होंने बिना किसी हावभाव के कहा, पर आवाज ऐसी थी कि कमरे में बैठे हर आदमी ने एक बार अपनी सीट पर शरीर सीधा किया। सुमित्रा ने फिर से वही बात कही जो उसने सुबह विक्रम को बताई थी, पर इस बार दरबार में, सबके सामने। उसकी आवाज कभी कभी कांपती थी पर टूटती नहीं थी। कमला ने बताया कि माधव दास के घर से रिश्ता किस तरह टूटा था। रेवा ने बताया कि भवानी दास ने क्या किया था। उसने एक एक बात कही, सीधे, बिना लाग लपेट के। हरिदत्त सेठ के चेहरे का रंग धीरे धीरे बदलता रहा। जब रेवा बोल रही थी तब हरिदत्त ने एक बार मुंह खोला। विक्रम ने बिना उसकी तरफ देखे उसी शांत लहजे में कहा, सेठ जी, आपकी बारी अभी नहीं आई। हरिदत्त चुप हो गया, पर उसकी मुट्ठियां बंद गई थीं। रेवा की बात खत्म हुई तो दरबार में फिर से खामोशी छा गई। इस बार वो खामोशी जवाब की प्रतीक्षा वाली थी। विक्रम ने काजी की तरफ देखा और पूछा कि जब सुमित्रा उनके पास आई थी तो उन्होंने क्या कहा था। काजी ने झिझकते हुए कहा कि उसने समझौते की बात कही थी क्योंकि यह पारिवारिक मामला था। विक्रम ने धीरे से पूछा कि क्या एक स्त्री को सबके सामने मारना और घर से निकालना पारिवारिक मामला है।
काजी के पास जवाब नहीं था। वो खिड़की की तरफ देखने लगा। हरिदत्त ने इस बार जोर से बोलने की कोशिश की। उसने कहा कि ये औरतें झूठ बोल रही हैं, कि उसके बेटों ने कोई गलत काम नहीं किया, कि वो शहर का एक ईमानदार और धर्मपरायण व्यापारी है जिसने हमेशा दान पुण्य किया है। विक्रम ने जयंत की तरफ देखा। जयंत ने वो बही दरबार में खोली, 5 साल के सौदों का वो हिसाब जिसमें हरिदत्त के असली चेहरे की झलक थी। नाम दर नाम, सौदा दर सौदा। जिन गरीब व्यापारियों की जमीनें औने पौने दाम पर खरीदी गई थीं, जिन परिवारों के रिश्ते जोड़े और तोड़े गए थे, जिन लोगों ने शिकायत की थी और जिन्हें चुप करा दिया गया था। हरिदत्त का चेहरा सफेद पड़ गया। उसके बड़े बेटे माधव दास ने धीरे से उसका हाथ थामने की कोशिश की। रतनलाल ने जमीन की तरफ देखना शुरू कर दिया। विक्रम ने धीरे धीरे कहा कि दान से इंसान की असलियत नहीं बदलती, बस उसकी परछाई बड़ी हो जाती है। जिसने धर्म का इस्तेमाल ढाल की तरह किया हो, उसे ये ढाल दरबार में काम नहीं आएगी। दरबार की गूंज उस पल थम सी गई। बाहर से मंदिर की घंटियां बज रही थीं, जैसे वक्त भी जानता हो कि कुछ बड़ा होने वाला है। विक्रम ने फैसला सुनाया कि इस मामले की पूरी जांच होगी। हरिदत्त के हर उस सौदे की जांच होगी जिसमें किसी गरीब को नुकसान पहुंचा हो। भवानी दास के मामले में गवाह तलब किए जाएंगे। रतनलाल और उर्वशी के मामले में पंचायत की बात इस बार बिना किसी दबाव के सुनी जाएगी। तब तक हरिदत्त सेठ और उसके बेटे शहर नहीं छोड़ेंगे। हरिदत्त ने कहा कि यह उसके साथ अन्याय है। विक्रम ने शांत आवाज में कहा कि जो अन्याय लगता है उसे दरबार में साबित करने का पूरा मौका मिलेगा, पर जो अन्याय 3 बेटियों के साथ हुआ है उसका हिसाब होगा। ये उन्होंने वादा नहीं, घोषणा की। सुमित्रा की आंखें भर आईं। कमला ने अपनी मां का हाथ थाम लिया। रेवा के होठों पर पहली बार उस दिन कुछ था जो मुस्कुराहट जैसा था, हल्का सा, थका हुआ, पर था। दरबार उठा। शाम उतरने लगी। हरिदत्त की हवेली के बाहर जो दीपक जले, उनमें वो पुराना यकीन नहीं था जो पहले हुआ करता था। और राजमहल के एक कोने में विक्रम उस जांच की योजना बनाते बैठे थे जो सिर्फ 3 बेटियों को न्याय नहीं दिलाएगी, बल्कि शहर के उन सब की आवाज बनेगी जो अब तक चुप थे। तभी जयंत ने भागते हुए आकर बताया कि हरिदत्त के सौदों की एक बही अचानक गायब हो गई है। वो बही जिसमें सबसे जरूरी दस्तावेज थे, और साथ ही ये भी कि भवानी दास, जो उस रात के बाद से शहर में कहीं दिखा नहीं था, उसके घर पर भी ताला लगा मिला। क्या हरिदत्त ने इतनी जल्दी अपने निशान मिटाने शुरू कर दिए? क्या काजी सच में बस एक कमजोर इंसान था, या वो भी इस पूरे खेल का एक हिस्सा था? और वो लापता बही जिसमें वो सब था जो हरिदत्त को बर्बाद करने के लिए काफी था, वो कहां गई? उत्तर मिलेगा दूसरे अध्याय में।